चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ये चैप्टर बहुत ही इजी है। वैसे आप 9th में जो सीखे उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करता हुआ चैप्टर है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जो चीज़ें बिन काम की है वो कुछ भी हम लोग डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर इसके इजी रहेंगे। और एनवायरनमेंट के चैप्टर जो है वो आपको 4 से 5 चैप्टर है। उसके अंदर बायोलॉजी वाला पार्ट भी है, तो वो भी पढ़ना है। प्लस ज़्यादा करके तो एनवायरनमेंट ही है, और एनवायरनमेंट के अंदर तो आपको मालूम ही रहता है कि पेड़ मत काटो, कचरा मत फैलाओ और पोल्यूशन मत करो, यही सब चीज़ें रहती है और कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो पहले आप इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हो, फिर आप एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम मतलब वही सब होगा। खाली फोकट का एक चीज़ को 2 बार लिख रहे हैं, फिर बोल रहे हैं एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, तो हम समझते हैं। फिर वो बोल रहे हैं एनवायरनमेंट को मैनेज करना है, मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट्स, ये 5 चीज़ें सीखनी है। इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। तो ये बात तो सीधी सिंपल सी है। बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। बायोटिक फैक्टर्स मतलब जिसमें जान है वो, और अबायोटिक फैक्टर्स मतलब जिसके अंदर जान नहीं है वैसे। एंड देयर इंटरेक्शंस मतलब उनके बीच में जो रिएक्शंस होती है वो एक दूसरे को जैसे रिएक्शंस करते हैं, एक्शंस को रिएक्शंस देते हैं, रिप्लाई करते हैं, वो सब के बारे में बात हो रही है। Each factor plays very important role in the ecosystem. Producers like plants are also important. Herbivores like deer, goats, sheep, cattle, वो सब लोग भी important है। डेफिनेटली यार, कोई भी चेन होगी उसके अंदर कोई एक चीज़ अगर ख़त्म हो जाएगी तो बाकी की चीज़ें भी ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सबकी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो इसलिए अगर कोई एक चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी तो फिर सबको तकलीफ़ें होगी। ये हम सबको मालूम है, सब पहले भी हमने ये सब सीखा है। आगे जाते हैं। क्वेश्चन में अराइज इन आवर माइंड दैट वेदर द कैटरपिलर्स फाउंड इन नेचर, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द फ्लीजी प्लेसेस, टर्माइट्स, ये सब वही सब पॉइंट्स है। तो इसमें खाली फोकट टाइम वेस्ट नहीं करते, वही सब बोला है कि कोई भी एक चीज़ अगर ख़त्म होगी तो दूसरे के ऊपर असर करेगा। बाकी सब लोग होशियार है, उतना तो सबको पता ही रहता है। इट मीन्स दैट आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू दिस फैक्टर्स प्रेजेंट अराउंड अस। हाँ, ये सब सही है कि इकोसिस्टम, जिस इकोसिस्टम के अंदर हम लोग हैं, अगर वो इकोसिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो हमें भी तकलीफ़ें होगी। हाल हाल में आप जो सिचुएशन से गुजर रहे हो आप सब समझ ही सकते हो, ये सब इफेक्ट्स होती है। रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। तो जो एनवायरनमेंट है वो यार ब्रॉड कंसेप्ट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डीप वाला कंसेप्ट है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एनी पॉसिबल वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। मतलब कि फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट के नाम ले रहे हैं। अगर इनमें से किस में भी मतलब हार्म होता है, कुछ रूल्स टूटते हैं नेचर के, तो फिर हमको तकलीफ़ें होती है। वो जो है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इन शॉर्ट, एनवायरनमेंट इज़ अ कंडीशन इन सराउंडिंग। ये भी डेफिनेशन है, लेकिन आपको फर्स्ट वाली डेफिनेशन लिखनी है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एनी पॉसिबल वे इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। ये डेफिनेशन अभी के अभी आप याद कर लोगे, पॉज कर लो और याद कर लो, फिर आगे बढ़ो। इन शॉर्ट, एनवायरनमेंट इज कंडीशन इन सराउंडिंग। ये डायरेक्टली मत लिख देना, उसके पहले की जो डेफिनेशन है वही लिखना है एग्जाम में। इट इंक्लूड्स बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स। देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, वन इज नेचुरल एनवायरनमेंट एंड अदर इज आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट सबको पता है, और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें करने जाएंगे तो हमको हार्म पहुँचेगी ही। इसलिए हमें नेचर को हमेशा, नेचर को वर्शिप करना चाहिए, नेचर का ध्यान रखना चाहिए। नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब चीज़ें होती है। उसके अंदर कंटिन्यूस इंटरेक्शंस अकर बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। देयर इंटरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट मतलब जो हम लोग बना लेते हैं, वो एसी वेसी लगा लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, पॉल्यूशन को बना लेते हैं, ये सब चीज़ें हैं वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के पार्ट में आ सकता है। बेसिकली एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स, ये हमने पहले भी बात कर ली है। द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस विद बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। इकोलॉजी की डेफिनेशन आपको याद करनी है, ये एग्जाम में आएगी।
मिलकर पढ़ते हैं, चलो फटाफट। द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। ऐसे याद रख सकते हो, इकोलॉजी के अंदर हम लोग एनवायरनमेंट की पढ़ाई करते हैं, बाकी कुछ बड़ी बात नहीं है। बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स गिर सकते हैं, उसमें से सबसे छोटा पार्ट रहेगा उसे हम कहेंगे इकोसिस्टम। इकोलॉजी का छोटा सा पार्ट उसे हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी इकोसिस्टम। समझ में आ गए? तो बहुत सारी इकोसिस्टम मिलेगी तब जाके एनवायरनमेंट बनेगा। ये बिल्कुल वैसी चीज़ है जैसे कि बहुत सारे क्लासरूम्स मिलेंगे तब जाकर एक स्कूल बनेगी, वैसे ही बहुत सारे इकोसिस्टम मिलेगी तब जाकर एक एनवायरनमेंट बनेगा। वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम्स इन द अर्लियर क्लासेस, ये तो सबको मालूम है। आगे जाते हैं। अ स्मॉल पॉन्ड इज अ इकोसिस्टम वेयर एज द अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, ये सबको मालूम है। ठीक है, चलो फटाफट, अरे कचरा जैसा चैप्टर है, फटाफट पढ़ लेते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ब्रीफ बायोटिक अबायोटिक factors occupying the definite geographical area and their interactions collectively constitute the ecosystem। वो सब वही बोल रहे हैं कि जोग्राफिकल एरिया। देखो, जोग्राफी जो सब्जेक्ट होता है ना, वो हमेशा साइंस से थोड़ा बहुत मैच करता हुआ रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ समझ लो कि वो कहना चाहते हैं कि जोग्राफिकल एरिया को भी के अंदर जो भी इंटरेक्शंस चल रही होगी, जो रिएक्शंस चल रही होगी, जो केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रिएक्शंस चल रही होगी, उन सब की कलेक्टिव एफर्ट जो है वो है इकोसिस्टम। ठीक है, अगर किसी भी टाइप की रिएक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो फिर इकोसिस्टम को हार्म हो जाएगा। ये सब समझ पा रहे हो? अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ ख़त्म हो गई तो फिर हमको हार्म होना है। ठीक है, अगर समझो सनलाइट ख़त्म हो गई तो फिर सनलाइट आएगी नहीं, तो फिर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, प्लांट्स खाना तैयार नहीं करेंगे, वेजिटेबल्स नहीं तैयार होंगे, फ्रूट्स तैयार नहीं होंगे, ना आपके ग्रेन्स तैयार होंगे, कुछ तैयार नहीं होगा, तो फिर खाएंगे क्या? फिर आदमी को खाएगा, समझ रहा है? तो सब नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे। ये सब आपने वो पिक्चर्स भी देखी होती है, राइट? फिर एक टाइम के बाद में लोग भी ख़त्म होना चालू हो जाएंगे, उसके बाद में खाएंगे क्या? मिट्टी विट्टी तो खा नहीं सकते। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होने लगेगी, ऐसे अंत हो जाएगा, हो सकता है, राइट? इसलिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सूरज जो है, मैंने आपको 9th में भी बताया था, जो सन जो है, सूरज जो है, वही मेन चीज़ है पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे नेचर के अंदर। उसके पास में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, उसका हम लोग बहुत 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 छोटा पार्ट यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, हम इमेजिन भी नहीं करते, उससे छोटा पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं। अदरवाइज सन के पास में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अब आगे बढ़ते हैं। Environmental balance is maintained through continuous operations of various natural cycles। ये क्या है? नेचर में बहुत सारी साइकिल्स चलती होती है, वो एनवायरनमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करती है। सबसे प्यारी साइकिल जो आपने बचपन में पढ़ी थी, जिसका नाम था वाटर साइकिल। उसके बाद में मोटर नहीं, कार्बन साइकिल। उसके बाद में गैशियस साइकिल। गैशियस साइकिल के अंदर 2 साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सब साइकिल्स पढ़नी है। ये साइकिल्स पढ़नी है। 4 साइकिल्स आपको पढ़नी है इस साल में। पहली साइकिल वाटर साइकिल, बाद में आएगी कार्बन साइकिल, गैसियस साइकिल, उसके अंदर 2 प्रकार की साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सब साइकिल। आगे चलो बच्चों। एनवायरमेंटल बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन ड्यू टू वेरियस फूड चेन्स ऑफ इकोसिस्टम। ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर, हैंस इट इज बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बींग टू प्रिजर्व द नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस। ये सबको मालूम है, हमारा जिम्मेदारी है कि हमें नेचर को हार्म नहीं करना है, बाकी कुछ बड़ी बात नहीं है। इट इज़ दैट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लैनेट ऑन लीज, मतलब कि हमको ये मतलब हमको लीज पे मिला है, हम समझ सकते ना। हमें फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन, मतलब कर्ज है हमारा, अगली जनरेशन का कर्ज है, वो हमें ध्यान से संभल के रखने का है। ठीक है, ताकि फ्यूचर जनरेशन को जब रिटर्न होगा तब उस रिटर्न पहुँचे, तभी उनको तकलीफ़ ना हो। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मतलब पूर्वजों की जायदाद है, ऐसा सोचना नहीं है, वरना पूर्वजों की जायदाद हम ख़त्म कर देंगे और आगे वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होगी। हाल के समय में आप ये सब तकलीफ़ें समझ ही सकते हो। हैंस वी शुड नॉट forget to conserve it for ourselves and our future generation। वो सबको मालूम है।
चलो बात करते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की। तो यहाँ पर बाकी तो पहले क्वेश्चन दिए हैं जो कि सारे वही सब सेम टू सेम रहता है। एनवायरनमेंट में तो 3 चीज़ें ही तो होती है कि कचरा मत फैलाओ, पेड़ मत काटो, पेपर मत यूज़ करो, ठीक है, हवा पानी ये सब चीज़ों के पॉल्यूशन ना करो, ठीक है, पेड़ मत काटो, पेड़ मत काटो, वही सब रहता है। चलो फटाफट आगे जाते हैं। व्हेन सम नेचुरल फैक्टर्स of environment and some artificial polluted factors harm the environment, it creates imbalance between the various factors of the environment and ultimately affects the existence of a biotic factors affecting environment। तो दो प्रकार के फैक्टर्स हो सकते हैं, नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं, मैन मेड फैक्टर हो सकते हैं। मेन मेड फैक्टर के बारे में सबको मालूम होता है। नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारी नेचुरल प्रॉब्लम्स अकर होती है जिसकी वजह से भी एनवायरनमेंट को हार्म हो सकता है। साइक्लोन, अर्थक्वेक्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बुक पढ़ेंगे तो सब मिल जाता है और कोई बड़ी बात नहीं है, सबको समझता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था अर्थ इज़ सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट द ग्रीड। नीड और ग्रीड में फ़र्क होता है। तो हमारी ज़रूरत है, एनवायरनमेंट ख़त्म कर सकता है, पूरी कर सकता है, लेकिन ग्रीड नहीं, ठीक है। हमें ज़्यादा शौक से ज़िंदगी निकालनी हो तो फिर एनवायरनमेंट हमें तकलीफ देगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। एट प्रेजेंट many environmental problems have been arisen due to the effect of various natural and artificial factors on the earth. Environmental pollution is one of the main factors. Generally contamination of any material is its pollution, unnecessary and unacceptable change in the surrounding environment due to the natural events or human activities is called as environmental pollution। जो कि हम लोग करते हैं, ये सबको पता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। पोल्यूशन के आप सिखाने की कोई बात नहीं है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, वो सब मैंने पहले बता दिया। जिसको ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, ये सब चीज़ों को हार्म करोगे तो फिर तकलीफ़ें खुद को ही होने वाली है, ह्यूमन बींग्स को, ओके, और बाकी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी होने वाली है। वेरियस रीजंस लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिफॉरेस्टेशन, जंगल नहीं काटने हैं, वही सब, पेड़ मत काटो, पेड़ मत काटो, वही तो सब रहता है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, मतलब सिटीज़ बनती है तो उसका कोई प्लानिंग किया नहीं रहता है, वो सब, ठीक है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सबको। देखो वापस से बुक वाले सेम चीज़ रिपीट करते हैं। पॉल्यूशन इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट। भाई मान लिया ब्रॉड कंसेप्ट। वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस लाइक दैट ऑफ द एयर, वाटर एंड सॉइल, ये सब चीज़ें, साउंड, थर्मल, लाइट, पॉल्यूशन अकर अराउंड अस, ये सब चीज़ों का पॉल्यूशन होता है। अल्टीमेट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑल दिस इज ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ना कि खाली हमारा एग्जिस्टेंस, बाकी सबके लिए भी हम लोग हार्म कर रहे हैं। आउट ऑफ दिस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हैज़ बिकम द नीड ऑफ आर, हम लोग को करना ही पड़ेगा। क्या? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। वी हैव स्टडीड द एयर पोल्यूशन, हमने ये पहले भी बात कर चुके हैं फॉग और पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन इन डिटेल इन अर्लियर क्लासेस बेस्ड ऑन दैट। चलो हम लोग अभी एक चार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हम लोग नहीं कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि वो चार्ट हद से ज़्यादा इजी, जो कि ये चार्ट होता है जो कि आपको अपनी मास्टर की यूनिक सॉल्यूशन, टारगेट सब में मिल जाता है। वो बहुत इजी है, कोई भी कंप्लीट कर सकता है, इसलिए हम लोग ये नहीं करने वाले हैं। चलो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कैन अकर ड्यू टू 2 मेन फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर हो सकता है, आर्टिफिशियल फैक्टर हो सकता है। यूवी एंड आईआर। आईआर मतलब क्या होता है, यूवी क्या होता है? यूवी मतलब होता है अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन, और आईआर मतलब होता है इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है, आर नेचुरल radiations, whereas X-ray and radiations from the atomic energy plants are artificial radiations. तो Kenro BL Wine scale and 3 miles iron masships are major masships of the world still present। वही सब ये बोलना चाहते हैं कि ये सब जो है चीज़ें, ये मेजर मिशेप्स है। मिशेप्स समझते हो? मिशेप्स मतलब जहाँ से रेडिएशंस निकलते हैं, वो सब चीज़ें। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म ड्यू टू दिस एक्सीडेंट्स। तो क्या हो जाता है कि इंसान के ऊपर गलत रेडिएशन नहीं गिरना चाहिए, वरना उसको कैंसर हो सकता है, इसकी वजह से वो लोग कहना चाह रहे हैं।
some of the effects of radiations are as follow. तो पहला तो cancerous ulceration occurs due to the higher radiations of X-rays. Tissues in the body are destroyed. Genetic changes हो जाते हैं, ठीक है. तो स्पाइडरमैन तूने चुनाया मेरा दिल का, नहीं मजाक कर रहा हूँ, चलो ऐसा कुछ भी नहीं सोचने का. स्पाइडरमैन बन जाएगी क्या ऐसा, ठीक है. जेनेटिक चेंजेस अकर वैसा बोलने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट, विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड. तो विजन अफेक्ट होता है, ये बात है, बाकी कुछ नहीं. मतलब देखने को प्रॉब्लम होगी, नेक्स्ट जनरेशन में भी प्रॉब्लम होती है, ये सब चीज़ें हैं. इसलिए रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी करना नहीं चाहिए. जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें बनानी चाहिए. उससे एक्स्ट्रा चीज़ें बनाओगे तो भी तकलीफ होगी. चलो गाइस, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. जनरल पब्लिक इज़ नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन. जनरल पब्लिक मतलब कहना चाहते हैं जो साइंस की पढ़ाई नहीं करते हैं, इसलिए वो there should be large scale participation of the people in environment conservation. It will be possible to answer the environmental problems only if environmental protection or conservation becomes an effective public movement. तो सब लोग मिलकर करेंगे तो ही फ़ायदा है. एक दो जन करेंगे मेरे आपके तरह तो कुछ फ़ायदा उतना होता नहीं है. बट सब लोग, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सब लोग यही सोचते हैं कि हम अकेले क्या कर लेंगे, पूरी दुनिया यही सोचती है. पर प्रॉब्लम क्या है, हम अकेला नहीं रहना है, हमें सबको मिलकर काम करना है, ठीक है. तो हम लड़ सकते हैं चीज़ों से. आगे जाते हैं. फॉर दिस पर्पज़ वैल्यूज़ लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अफेक्शन टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, नॉलेज, ये सब चाहिए, ये वो. फिर यहाँ पर आपको वही सब बेकार बातें बताएंगे जो कि आगे के पूरे पैराग्राफ में है. हमें अवेयरनेस चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें चाइल्डहुड से समझना चाहिए, ये वो जो कि सब नेसेसरी लॉज क्या होते हैं वो सब मालूम होना चाहिए. कंट्रीज़ का रूल्स एंड रेगुलेशंस मालूम होना चाहिए. ऐसा वैसा ख़त्म. और बाजू में देखो एक पैराग्राफ दिया है, अ पीक इनटू द हिस्ट्री. तो 1972 में UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम हुआ था. उसके अंदर वो लोगों ने क्या क्या बताया, तो वही जो बाजू में बताया वही चीज़ें बताई है, कुछ नई चीज़ें नहीं है. तो खाली फुकट का टाइम पास नहीं करेंगे, आप पढ़ सकते हो और बस याद रख सकते हो, ठीक है. कुछ बड़ी बात नहीं है. नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इसको कंजर्व करना चाहिए और फैलाना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वही सब रहेगा. देखो अभी फटाफट पढ़ लेते हैं, जो मेन पॉइंट है वही बात करते हैं. सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन देयर इज अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड एनवायरमेंट. तो हम जब से आए तब से हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं एनवायरमेंट के साथ में. ह्यूमन स्टेप्ड ऑन द अर्थ अलॉन्ग बैक, बराबर है, हम लोग को वो सब मालूम ही है, हम लोग बहुत पहले आ चुके हैं, नहीं कोई बात नहीं है. On the earth, human being proved its superiority as compared to the other animals with the help of characters like intelligence, memory, imaginary ability. Human established the domination over the nature. Humans utilize all the natural resources as much as possible in an attempt to live a satisfactory life. Human kept on snatching from the nature. मतलब हम लोगों ने नेचर से बहुत कुछ छीन लिया है, पेड़ काट दिए हैं, ठीक है. जहाँ पर जंगल होने चाहिए थे वहाँ पे हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया है. ये सब चीज़ें की है तो हम लोग को तकलीफ़ हो रही है. इसलिए हमें समझ जाना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें कंजर्व करना चाहिए, हमें एजुकेट होना चाहिए, ये वो और बस, ठीक है. हकीकत में हम लोग को सच में एजुकेटेड होना चाहिए, ये बात नहीं लिख रहे हैं, सच में, ठीक है, सच में ऐसे ये होना चाहिए. बस झूठ में खाली फुकट का पढ़ाई करके कुछ फ़ायदा नहीं है. इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देखो मैंने आज तक एक पेड़ नहीं काटा है, ठीक है. तो वैसी चीज़ होनी चाहिए यार, कोई भी पेड़ नहीं काटना चाहिए, वैसी तो अच्छा रहता है, ठीक है. खाली फुकट का फूल भी मत काटा करो, कुछ उससे फ़ायदा नहीं होगा. वहाँ पे लगे पड़े हैं तो लगे पड़े रहने दो, जहाँ पे भी है, ठीक है. चलो आगे जाते हैं. आपको दो चीज़ें समझनी है. देखो एक तो चिपको मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ लेना है, ओके. वो बहुत ही अच्छी मूवमेंट थी. क्या हुआ था कि मतलब एक फ़ीमेल थी, उसने क्या किया कि, और फिर बहुत कुछ लोगों ने भी किया. एक पेड़ काटने आए थे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो वो लोग पेड़ को चिपक गए, पर बाद में उनको पेड़ के साथ काट दिया गया. तो फिर तब से वो जो फीमेल थे उनका नाम मैं नाम एग्जैक्टली अभी भूल गया हूँ, लेकिन वो चिपको मूवमेंट के बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है. इंटरनेट पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा. आज के टाइम पे सब कुछ है, या फिर किसी ने पढ़ा भी हो सकता है ऑलरेडी. लॉस
इनेक्टेड अबाउट द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 से। अब ये क्या इसके अंदर आप देखो पढ़ लो, कुछ बड़ी बात तो है नहीं। द लैंड रिजर्व फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड टू यूज़ फॉर एनी अदर पर्पस बाय दिस लॉ। तो ये लॉ के हिसाब से अब कोई जंगल की ज़मीन पर दूसरे कोई काम नहीं कर सकता, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है ना कुछ और कुछ, ठीक है। परमिशन एग्जाम्पल, परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ कंपलसरी फॉर माइनिंग एक्टिविटीज़। तो आपको माइनिंग करना है तो भी गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, जो कि पैसा खिला के हो जाता है। मतलब यही सब चीज़ें है होती है। अब फैक्ट है। एनी पर्सन वू डिसओबेस दिस लॉ इज एंटाइटल्ड टू इम्प्रिसोनमेंट इम्प्रिसोनमेंट फॉर 15 डेज। तो जेल में डाल देंगे वो सब, बाकी कुछ नहीं। एनवायरमेंट और पैसा देके छूट जाने का, क्या एनवायरमेंट को बराबर से ख़तरनाक से तबाह कर देने का, है ना। मजाक कर रहा था, आप बच्चे तो होशियार है, आप ऐसा नहीं करेंगे। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट, तो ये 1986 में आया था। कब कौन से एक्ट आए थे ये ज़रा याद कर लेना, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज़ टू कंट्रोल द pollution and punish the persons or institutions harming the environment. Any person or factory is prohibited by this act from releasing the pollutants in atmosphere beyond a permissible limit. The person breaking the rules is entitled for either 5-year imprisonment or fine up to 1 lakh rupees, ठीक है। National Green Tribunal has been established in 2010 for effective implementation of environmental related laws. नेक्स्ट पढ़ते हैं 1972 का एक्ट, जो कि था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्यों किया गया, वरना क्यों लोग है ना गन वन लेके जाते थे जंगल में और शिकार करते थे और खुश होते थे। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्यों किया गया, एज पर दिस लॉज तो ट्रेडिंग ऑफ अ रेयर एनिमल्स हैज़ बीन कम्प्लीटली बैंड। पहले क्या होता था, ट्रेडिंग होता था, मतलब उसको मार देने का और फिर उसको बेचने का, वैसे सब होता था, लेकिन वो भी कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। यूज़ ऑफ द आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्किन और ऑर्गन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स हैज़ बीन बैंड। तो वो भी नहीं होना चाहिए, वरना पहले ये सब करते थे कि शेर की खाल पहननी है, वो सब करना है, क्या मालूम लोगों को भी क्या नए नए नखरे सूझते थे, वो सब नहीं करना चाहिए यार। डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम रेयर वाइल्ड एनिमल्स इज़ कंपलसरी, ठीक है। तो वो कंपलसरी कर दिया गया है, बस, बाकी कुछ बड़ी बात तो है नहीं। अब हम लोग बात करने वाले हैं बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन। तो जाधव मोलई पेंग इज़ अ हाईली कैपेबल पर्सन बॉर्न इन अ नोमेडिक ट्राइब ऑफ आसाम। तो आसाम से ये मानुस, ठीक है, ये महान इंसान जी। स्मॉल मैन क्यों लिखा है बुक वालों ने, बुक वाले भी पगला जाते हैं। बॉर्न इन 1963, ही इज़ वर्किंग एज अ फॉरेस्ट वर्कर सिंस द 16 ईयर्स। बुक बनी थी तब की बात है। वंस large number of snakes died in the flood of Brahmaputra river flowing by the village. As a preventive measure, Molay planted 20 bamboo plants in 1979. The local social forestry department began a social afforestation project. वो लोगों ने afforestation किया, मतलब deforestation किया, ठीक है, on 200 hectares of land. Molay was one of the few forest workers who were looking after that project. Molay continued to plant the trees even after completion of the project. As a डिफोरेस्टेशन और अफोरेस्टेशन अलग है। अफोरेस्टेशन में आप लोग फॉरेस्ट बनाते हो, ओके, डिफोरेस्टेशन में फॉरेस्ट तोड़ते हो वैसे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ हिज कंटिन्यूस वर्क ऑफ प्लांटिंग एंड केयरिंग फॉर द ट्रीज, द बैरन एरिया विटनेस द फॉरेस्ट कवर 1360 एकर्स का उसने एक फॉरेस्ट बना कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। टुडे दिस जंगल इज़ Kokilamukh of Jorhat district of Assam is the result of hard work for
30 साल, समझ रहे हो, 30 साल मानस ने काम किया है, मेहनत किया है. ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस अनपैरेलल वर्क. अनपैरेलल ही रहेगा बिकॉज दूसरे तो कोई कोशिश करते नहीं है, कोई ऐसे एक अकेले आदमी आते हैं, मोलाई जी, और बाद में उस जंगल का नाम मोलाई जंगल रख दिया गया है. मैनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट बट अ सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइंड कैन एस्टेब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट. तो अगर चाहते हैं तो फिर राहत है, ठीक है, राह है, सब कुछ है. आगे चलते हैं. अब हम लोग बात करते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में. मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन अकर्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हाउ हैव यू सीन some examples in the of this in your area? Our living world had been richly diverse. ये सबको मालूम है. हमारे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत कुछ है, बहुत सारे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हाउएवर वी आर नॉट एबल टू सी सम स्पेसिफिक एनिमल्स. और ये वो सब एनिमल्स जो है वो गायब हो चुके हैं क्योंकि वो डिस्टिंक्ट हो चुके हैं, क्योंकि लोगों ने उनको परेशान किया या फिर वो लोग रह नहीं पाए. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई. क्यों हुई? बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी इज रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम्स एंड जेनेटिक वेरिएशंस विद इन अ स्पीशीज. बायोडाइवर्सिटी अकर्स एट द 3 डिफरेंट लेवल्स. तो पहला लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी और तीसरा है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी, occurrence of a diversity among the organisms of same species is genetic डाइवर्सिटी. तो सेम स्पीसीज बोला है मतलब ह्यूमन बींग ले लो या फिर कोई भी ले लो एग्जांपल, ठीक है, प्लांट्स का ले लो या फिर एनिमल्स का ले लो. वो कहना ये चाहते हैं कि उसके अंदर ही अलग अलग प्रकार के और वेरिएशंस मिलते हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी है. सारे ह्यूमन बींग सेम नहीं दिख रहे हैं, सारे कुत्ते सेम नहीं दिख रहे हैं, सारी बिल्लियाँ सेम नहीं दिख रही है, तो वो सब में जेनेटिक डाइवर्सिटी है. ऐसा होता है. ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण वेरिएशंस आते हैं. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर वेरिएशंस क्यों आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण आते हैं. स्पीशीज डाइवर्सिटी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है innumerable species of organisms occur in the nature. This is called species diversity. मतलब नेचर के अंदर बहुत सारे स्पीशीज़ है. ऐसे नहीं है कि 2-3 स्पीशीज़ है ख़त्म हो गया या फिर 4-5 है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं. ओके, बहुत करोड़ों में अलग अलग स्पीशीज़ है. ठीक है, कितने सारे हमको पता भी नहीं है, हमने उनके नाम भी नहीं सुने वैसे. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी प्लानट अर्थ पे है. नेक्स्ट उसके अंदर क्या बोला है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स. Ecosystem diversity. Many ecosystems are present in each region. Ecosystem is formed through the interaction between plants and animals, their habitat and changes in the environment. Each ecosystem has its own characteristics, animal, plants, microbes, abiotic factors. Ecosystems are also of 2 types. Natural ecosystem होती है और दूसरी होती है artificial ecosystem. There should be positive attitude of human being towards the environment for welfare of entire living world. मतलब सभी लिविंग स्पीशीज को फ़ायदा होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे कारण दूसरे किसी को तकलीफ पहुँचे. हमें भी अच्छा नहीं लगता है ना, किसी और के कारण हमें तकलीफ पहुँच रही है आज तो हमें अच्छा नहीं लगता. वैसे ही सेम चीज़ होती है, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता है हमारे कारण अगर उनको तकलीफ पहुँचती है. तो यू कैन बी अ कंजर्वेटर, ऑर्गेनाइजर, गाइड, प्लांट फ्रेंड, कुछ भी बन सकते हो. मतलब आप एनवायरनमेंट के मित्र बन सकते हो, दोस्त बन सकते हो मित्रों. ठीक है, आगे डिस्क्राइब अबाउट द रोल यू विश टू परफॉर्म. एंड ये सब तो मालूम है, कुछ भी लिखते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते हैं ना. कि करेंगे दोस्तों, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे. चलो नेक्स्ट जो आता है सेक्रेड ग्रोव्स. ओके, सेक्रेड ग्रोव्स के अंदर क्या बोला गया है? द फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड इज कॉल्ड एज अ सेक्रेड ग्रोव. मतलब भगवान के नाम पे जो बचाते हैं फॉरेस्ट को उसे सेक्रेड ग्रोव कहते हैं. दीज आर इन फैक्ट सेंचुरीज कंजर्व्ड बाय द सोसाइटी एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट. सोसाइटी खुद बचा रही है, ठीक है, वो गवर्नमेंट नहीं बचा रही है. एज इट हैज़ बीन कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड, इट हैज़ स्पेशल प्रोटेक्शन. Okay, these cultures of thick forests are present not only in western ghats of India but in the entire country. ठीक है, मोर देन 13,000 सेक्रेड ग्रोव्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया. बहुत सारी जगहों पर ऐसे छोटे मोटे जंगल भी है सेक्रेड ग्रोव जैसे. ठीक है,
वेयर आर सच सेकर्ड ग्रूव्स इन द महाराष्ट्र? क्या आपको मालूम है? लिस्ट बनाओ, टीचर को भेजो, ओके, और कोई भेजने की ज़रूरत नहीं है। शांतिपूर्वक पेड़ एनवायरनमेंट को बचाओ, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टीचर को ऐसा भेजो भेजो मत, टीचर के पास भी उतना फोकट का टाइम नहीं है। मजाक करा था। सम सिम्बल्स आर गिवन बिलो, जो कि आपको दिख ही रहे हैं। तो वो सब लोग क्या बताना चाहते हैं ये आप बता दो, सबको मालूम है। कचरा मत डालो, ग्रीन एनर्जी का यूज़ करो, साइकिलिंग करो, ठीक है, ये सब चीज़ें करो, पानी बचाओ, वो सब आपको मालूम रहता है। कोई बड़ी बातें तो है नहीं। फिर वो लोगों ने वही सब बातें करी है जो कि आपको सबको पता है। आप क्लियरली खुद पढ़ के समझ सकते हो कि क्या करना चाहिए। एजुकेटेड होना चाहिए, ये होना, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए, बहुत बचाना चाहिए, ओके। तो वो सब बताया है, कैसे कर सकते हो वो भी बताया है कि रेयर स्पीशीज़ को आपको बचाना है। रेयर स्पीशीज़ मतलब जो बहुत कम दिखती है, वो सेव द टाइगर, सेव द टाइगर, वो आपने करा था कि नहीं करा था, वही। एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क बनाने चाहिए, सेंचुरीज बनानी चाहिए। सेंचुरीज मतलब थोड़ी देर पहले आपने जो देखा ना, वही एकदम ज़्यादा पेड़ हो और गवर्नमेंट ना बचाए तो हम लोग खुद बचाने चाहिए प्लांट्स को, ठीक है। डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एज अ बायोडिजर्व्स, तो कुछ रीजन को रिजर्व्ड होने चाहिए जहाँ पे जंगल ही होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, जंगल के अलावा कुछ भी नहीं मांगता है वीडियो, ऐसा रहना चाहिए। प्रोजेक्ट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज, कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑब्जर्विंग द रूल्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ये सब होना चाहिए। ट्रेडिशनल नॉलेज का रिकॉर्ड क्यों होना चाहिए? बिकॉज हम लोगों के पास में आयुर्वेद में बहुत सारी अच्छी अच्छी वनस्पतियाँ थी जिसको हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है, जिसके बारे में आज नॉलेज नहीं है लोगों को। आज के टाइम पे किसके बारे में नॉलेज पड़ा है? तो बोलेंगे टिकटॉक के बारे में नॉलेज है, टिकटॉक में ये करना है, वो करना है, 2 फिल्टर कैसे मारने हैं, वो सब पता रहता है। लेकिन 5 आयुर्वेदिक औषधियों के नाम बताने को बोलेंगे तो वो थक जाएंगे, वैसा प्रॉब्लम है, ठीक है। जबकि 5 बड़े टिकटॉकर के नाम पूछेंगे तो बता देंगे। तो यही सब चीज़ों का प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों, ओके। चलो आगे जाते हैं। अब देखो, इसको मैं पढ़ पढ़ के पूरा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फटाफट कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताए हैं, तो आपको याद करने हैं कि इंडिया के कौन से हैं और बाहर के कौन से हैं। ज़्यादा करके ये पूछते तो नहीं है एग्ज़ाम में कि आप लिख के दो कौन से मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन आपको जो इजी लगते हैं इसमें से, जैसे कि फर्स्ट वाला बहुत इजी है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई में आएगा, ठीक है। CPR एनवायरमेंटल ग्रुप, जो कि चेन्नई में आएगा। C फॉर चेन्नई, C फॉर CPR, ऐसे याद रख सकते हो, चेन्नई। फिर PR क्या है आप ढूंढ सकते हो सब, वो गूगल करके, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। गांधी पीस फाउंडेशन, तो एनवायरमेंटल सेल है, वो भी एक दिल्ली का। तो वो सब ऐसे आप खुद ही कर लोगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। और बाजू में जो दिए है वो इंटरनेशनल के है, स्विट्ज़रलैंड, जिनीवा, न्यूयॉर्क, साउथ कोरिया और कैम्ब्रिज, वो सब कहाँ कहाँ के है वो सब याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। नीचे आपको दिया है ग्रीन पीस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़। More than 25 lakh people from 26 different countries are members of this organization. Collect more information, जो कि आप करना चाहो तो करो, वरना मत करो। देखो, ये सबको ये वाली बात पे भी ज़्यादा टाइम नहीं डालेंगे, आप लोग खुद पढ़कर समझ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। हमें कैसे क्या करना चाहिए जिससे कि हम लोग ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सके। हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, प्रोडक्शन करना क्या चाहिए, कहाँ पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, पॉल्यूशन कम करना चाहिए, सब चीज़ें माई रोल है, मतलब खुद को देखना है। अब चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। तो हॉटस्पॉट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स आर रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सच एरियाज हैड वंस बीन ऑक्यूपाइड 15.7% एरिया ऑफ द अर्थ। At present, 86% of the sensitive areas are already destroyed. Sensitive areas ही destroyed कर दिए है, कितनी खतरनाक चीज़ है ये। Only 2.3% area of the earth has been left over the sensitive spots. It includes 1.5 लाख plant species which are 50% of the world's count. मतलब कि बहुत कम हो गए यार, बहुत सारी स्पीसीज़ अभी खतरे में थी, वो चली भी गई ऑलरेडी, इतना हम लोग पीछे हो गए हैं। एज फार एज द इंडिया इज़ कंसर्न अबाउट, आउट ऑफ 135 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, 85 स्पीसीज आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्टर्न रीजन, ठीक है। अबाउट 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स। आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पीशीज इन द एंटायर वर्ल्ड,
15,000 आर एंडेमिक। एंडेमिक मतलब वो एंड पे पहुंच सके, ख़त्म करने की कगार पर है। 50,000 स्पीशीज़, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन नहीं करनी है वो, ठीक है, आगे जाओ। 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस ऑफ द कंट्री। एक तो वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरला has been endangered due to mining industry and search for the natural gases. Habitats of the Asiatic lion and bison of this region have been under threat. Manas sanctuary of the Assam is under threat due to the dams and indiscriminate use of water. Tiger एंड राइनो ऑफ द रीजन आर अंडर थ्रेट। ये सब पहले भी सुना हो सकता है आपने कि ये सब चीज़ें थ्रेट में है, ख़त्म होने की कगार पर है वहाँ पर। सुंदरबन सेंचुरी, ठीक है, सुंदरबन के जंगल होते हैं वहाँ। वेस्ट बंगाल की बात है, इज़ रिजर्व फॉर द टाइगर्स। हावेवर द टाइगर्स पॉपुलेशन एंड ओवरऑल लोकल environmental is seriously challenged by domes, deforestation, excessive fishing, ट्रेंचेस डग फॉर सेम। वही सब बता रहे कि ये सब भी थ्रेट में ही है, तो हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए। और क्या है, आपको फिर ये सब रट के एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट वाला पार्ट है। बार बार कि देखो प्रॉब्लम क्या होती है एनवायरनमेंट के पेपर्स के अंदर, कि लोगों को मीनिंग तो पता होता है कि लिखना क्या है, कि पोल्यूशन मत करो, पेड़ मत काटो, ये करो वो करो, लेकिन 4 लाइन लिख के काम नहीं होता है। तो इसलिए आपको ये सब रट कर जाना पड़ता है। बाकी कुछ मैं क्या करवा सकता हूँ, मैं तो खाली आपको समझा सकता हूँ। एट द एंड आपको ऐसी जो चीज़ें रहती है, इसकी वो लाइन टू लाइन पढ़कर समझ कर जाना पड़ता है, और फिर एग्ज़ाम में लिखना होता है। 10th के अंदर आपको खुद की सेल्फ टेस्ट ज़्यादा लेनी है। सेल्फ टेस्ट नहीं लोगे तो फिर तकलीफें होगी, ठीक है। चलो अभी हम लोग थ्रेटेंड स्पीशीज़ का क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहली चीज़ है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। आइदर नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज डिक्लाइंड और देयर हैबिटेट इज श्रंक टू सच एन एक्सटेंट दैट दे कैन बी एक्सटिंक्ट। थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएंगे फ्यूचर के अंदर। इफ़ कंजर्वेटिव मेजर्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, मतलब कि हम लोग अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे चीज़ों को तो ये चीज़ें हो सकती है। एग्जाम्पल का स्पेलिंग भी रॉन्ग दिया है बुक वालों ने, कोई दिक्कत नहीं। लायन टेल्ड मंकी, ठीक है, लेसर फ्लोरिकैन, ये सब जो एग्जांपल है ये आपको याद रखने हैं। ये जो लोग हैं ये खतरे में है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रेयर स्पीशीज़। number of these organisms is considerably declined. Organisms of this species being endemic may become extinct very fast. एग्जाम्पल दिया है रेड पांडा का, मस्क डियर का, ये सब लोग भी रेयर स्पीशीज़ है। एक एंडेंजर्ड होता है, एक रेयर होता है। रेयर मतलब बहुत ही कम मिलकर आते हैं, एंडेंजर्ड मतलब थे तो सही एक टाइम पे बहुत ज़्यादा, पर अब ख़त्म ही होने आए वैसे। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पीशीज़। नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। मतलब हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे इनके लिए, धीरे धीरे ख़त्म ही होने जा रहे हैं, तो ये वल्नरेबल है। कंटिन्यूस डिक्लाइन इन द नंबर इज़ वरीसम रीज़न, ठीक है, बहुत खतरनाक रीज़न है। टाइगर और लायन के केस में ये हो रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो टाइगर और लायन को हम लोग बोल भी नहीं सकते कि तुम लोग ज़्यादा बच्चे दो, ऐसा करके कुछ कर नहीं सकते उसके केस में। हमें उनको बचा कर रखना होता है, पर हम बचा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग पागल होते हैं, वो उनको जाकर शिकार करते हैं। क्या मज़ा आ जाता है, किसी को मार के क्या मज़ा आता है, वही सब चीज़ है। Indeterminate species. These organisms appear to be endangered, but due to their some behavioral habits like shyness, there is no definite and substantial information. मतलब ये थोड़े शाई होते हैं, ये जल्दी कर बाहर नहीं मिलते हैं, बहुत छुपी जगहों पर रहते हैं, इसलिए इनके बारे में ढूंढना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो एक जायंट स्क्विरल, शेखरू जिसे बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल दिया गया है इंडिटर्मिनेट स्पीशीज़ के लिए। तो देखो वो लोग कह रहे हैं कि डू यू नो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN प्रिपेयर्स द रेड लिस्ट। वो लोग लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि ये जो एनिमल्स है ये खतरे में है, तो ज़रा ध्यान रखना दुनिया वालों, ऐसे सब बताते हैं। इंटरनेशनल यूनियन है, ठीक है, सबके लिए ये लोग सोचते हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज रिमेंबर, जो कि आपको सबको पता है,
बाकी कोई नई बात नहीं है। फॉरेस्ट मत काटो, पानी बचाओ, ऐसा करो वैसा करो, वो सबको मालूम रहता है, पढ़ लेना, कर लेना। नेक्स्ट है WWF, ठीक है, खेलना नहीं है, वर्ल्ड वाइड फंड की बात हो रही है। WWF वो भी एक बहुत अच्छी संस्था है जो जिसने पब्लिश किया था 2008 में। अकॉर्डिंग टू इट, ये तो बहुत पुराना डेटा है। रिसेंट डेटा की बात करूँ तो वो भी मैंने थोड़े दिनों पहले पढ़ा था, और बहुत ज़्यादा खतरे में है हम, ठीक है, और बहुत ज़्यादा खतरे में है, लेकिन क्या पड़ा है सबको, ठीक है, सब लोग जाने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वही उसने कहा है कि एनिमल स्पीशीज़ बहुत ही ख़त्म होने की कगारों पर है, बहुत सारी, ध्यान रखो ध्यान रखो। और क्या, वो लोग बोलेंगे ध्यान रखो, बट गवर्नमेंट्स एक्चुअली में बहुत सारा जो रीजन होता है वो अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स का भी होता है। बहुत सारी देशों की गवर्नमेंट एजुकेटेड गवर्नमेंट नहीं हो पाती, ठीक है, तो वो कुछ भी करती है, तो ज़रा ध्यान रखना चाहिए।